बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, यकीनन आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा, चैप्टर नंबर 5 के बाद हम पढ़ रहे हैं यूनिट नंबर 1 फंक्शंस एंड लिमिट्स। ठीक है, यकीनन बहुत सारे बच्चों को ये चैप्टर आसान लगता होगा क्योंकि स्टार्ट हमेशा चैप्टर 1 से करवाया जाता है, तो स्टार्टिंग में बच्चे बहुत इंटरेस्ट लेके पढ़ते हैं। ठीक है, लेकिन उसके बावजूद भी हम देखते हैं जी, हाँ चलो, उसके बावजूद भी हम देखते हैं कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें आप लोगों के कॉन्सेप्ट वीक हैं या हम किन कॉन्सेप्ट्स को मज़ीद अच्छा कर सकते हैं। ठीक है, अगेन ये क्रैश कोर्स है तो हम 1.1 से ही स्टार्ट करेंगे। बस थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हम देख लेते हैं। फंक्शन जिस मैथमेटिशियन ने इंट्रोड्यूस करवाया था उसका नाम भी हमें पता होना चाहिए, और फंक्शन की नोटेशन जिस मैथमेटिशियन ने इंट्रोड्यूस करवाई थी उसका नाम भी हमें पता होना चाहिए। ये दो बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। मतलब फंक्शन के ऊपर जिसने काम किया था वो था जी हमारी बुक के मुताबिक लेबनीज, और इस फंक्शन की नोटेशन जो हमने पढ़ी हुई है y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स, जिसे हम पढ़ते हैं y इज अ फंक्शन ऑफ x, इसकी नोटेशन किसने दी हुई है? आइलर, स्विस मैथमेटिशियन आइलर और लिबनीज ने। ठीक है, लिबनीज। कुछ बच्चे इसको जो है कूलर पढ़ते हैं, तो ये अच्छी बात नहीं है, मतलब दूसरों का नाम नहीं बिगाड़ना चाहिए, बस ये ख्याल रखिएगा। बस बेटा आप ये याद रख लें कि ये EULER कहीं पे लिखा हो तो ये इसने फंक्शन की नोटेशन इंट्रोड्यूस करवाई है। नहीं प्रोनाउंस हो रहा तो कोई बात, पेपर में आपने बोल के नहीं लिखना, बस ये ऑलर EULER लिखा हुआ, ये वाला MCQ, ये वाले ऑप्शन ठीक है। ठीक हो गया, ओके जी। इसके बाद अगेन कुछ चीज़ें और देख लेते हैं। फंक्शन की डेफिनेशन थोड़ी सी मैं बता देता हूँ। समझ लें y इक्वल्स टू 2x प्लस 1, ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है इन टू वेरिएबल्स। अब इसको फंक्शन क्यों कहते हैं? देखिए, फंक्शन की डेफिनेशन के मुताबिक सबसे पहले तो आप यहाँ पे देखें, इसमें डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल आप अलग अलग बता सकते हैं। जैसे जब तक मैं x की वैल्यू पुट नहीं करूंगा, फॉर एग्जांपल x की वैल्यू मैंने 1 पुट की तो y का आंसर 3 आ जाएगा, x की वैल्यू 2 पुट की तो y का आंसर 5 आ जाएगा। नहीं, जब तक मैं x की वैल्यू पुट नहीं कर रहा y का आंसर नहीं आ रहा, मतलब y डिपेंड कर रहा है x के ऊपर, तो y क्या हो गया? डिपेंडेंट वेरिएबल। और x क्या है? क्योंकि x की हम खुद से कोई भी अपनी मर्जी से वैल्यू लगा सकते हैं, पुट कर सकते हैं, तो x क्या है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो इस रिलेशन में हम डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल अलग अलग बता सकते हैं। ऐसे रिलेशन को कहते हैं एक्सप्लिसिट रिलेशन, और अगर ये फंक्शन है तो एक्सप्लिसिट फंक्शन। ठीक हो गया। और जिसमें डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल को हम नहीं बता सकते, जैसे x² प्लस y² प्लस 2xy इक्वल टू 7, इसमें देखिए दोनों वेरिएबल्स इस तरह मिक्सड अप हैं कि हमें नहीं पता कि कौन सा वेरिएबल पुट करने से किसकी वैल्यू आ रही है। रीअरेंज करना पड़ेगा हमें। रीअरेंज किए बगैर अगर हम देखें तो दोनों वेरिएबल मिक्सड अप हैं, तो चूंकि इसमें डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट हम अलग अलग नहीं बता सकते, तो ये है इम्प्लिसिट रिलेशन। और अगर ये फंक्शन होता तो इम्प्लिसिट फंक्शन। अच्छा, इम्प्लिसिट फंक्शंस की जो जनरल फॉर्म होती है वो होती है एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल टू 0, और एक्सप्लिसिट रिलेशन की जो जनरल फॉर्म होती है वो ये y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स। ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। ठीक हो गया। अच्छा, फंक्शन है क्या चीज? देखिए, फॉर एग्जांपल मैंने x की जगह पुट किया 2, तो y का आंसर आ गया 5। मैंने एक वैल्यू इनपुट के तौर पे दी तो आउटपुट के तौर पे भी सिर्फ एक वैल्यू ही आई, यानी एक इनपुट पे एग्जैक्टली एक आउटपुट आए, तो ऐसे रिलेशन को फंक्शन कहते हैं। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। y² इक्वल्स टू 2x प्लस 1, सिर्फ मैंने y² किया, बाकी सब कुछ वही लिखा हुआ है। अब अगर मैं x की जगह कोई वैल्यू पुट करता हूं तो y² का आंसर आ गया 5, हमें y चाहिए, तो स्क्वायर खत्म करने के लिए जब स्क्वायर रूट लूंगा तो y आ गया प्लस माइनस स्क्वायर रूट 5। देखिए, एक इनपुट पे एग्जैक्टली एक आउटपुट नहीं आ रही, एक से ज्यादा आउटपुट आ रही है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। तो चूंकि एक इनपुट पे एग्जैक्टली एक आउटपुट नहीं आ रही, तो ये जो रिलेशन है ये फंक्शन नहीं है, ये सिर्फ रिलेशन है। जबकि इसमें एक इनपुट पे एग्जैक्टली एक आउटपुट आ रही थी, तो ये क्या है? फंक्शन। सही हो गया। अब ये डेफिनेशन आप तीन मेथड से, मैं तीन तरह से अपने बुक में पढ़ेंगे। आप जब डेफिनेशन आ जाती है फंक्शन, तो आप कोई भी एक डेफिनेशन लिख सकते हैं। ठीक है जी बेटा।
y को ही देखेंगे हम। सिंपल एक आपको चीज बता देता हूं, जब भी y की पावर ओड होगी तो ऐसा रिलेशन फंक्शन होगा। y की पावर क्यूब है, इवन होगा तो फिर फंक्शन नहीं होगा, क्योंकि इवन पावर खत्म करने के लिए आपको स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा। जब स्क्वायर रूट लेंगे तो प्लस माइनस आ जाएगा, वो एक से ज्यादा आंसर आ जाएगा। ठीक हो गया, क्लियर? ये थोड़ा सा ओवरव्यू मैंने दिया था। इसके अलावा फंक्शन की कुछ टाइप्स हैं, अलजेब्रिक टाइप्स हैं, पोलिनोमियल फंक्शन, लीनियर फंक्शन, कांस्टेंट फंक्शन, आइडेंटिटी फंक्शन, ठीक है। फिर ट्रांसडेंटल टाइप्स हैं, जिसमें आप पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो गए, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो गए, लॉगरिथम फंक्शन हो गया, एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो गए। तो ये चीज़ें प्लीज़ देख लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि ये सब कुछ आपकी बुक में एज इट इज लिखा हुआ है, आप एज इट इज पढ़ लेंगे तो मेरा नहीं ख्याल इसके ऊपर टाइम वेस्ट करना चाहिए। ओके, हम चलते हैं डायरेक्टली इसके बाद 1.1 पे। अब 1.1 जब स्टार्ट कर रहे हैं तो इसमें जो जो फॉर्मूले या जो जो कॉन्सेप्ट हमें समझने की जरूरत होगी वो साथ साथ हम डिस्कस करते जाएंगे, ठीक है। 1.1 का पहला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 1, f of x is equals to x square minus x। हम इसका ए पार्ट से स्टार्ट कर रहे हैं। आपको कोई फंक्शन गिवन होगा और कहेगा फाइंड द वैल्यू ऑफ f of -2, f of 0, f of x minus 1 एंड फोर्थ पार्ट भी है। फर्स्ट पार्ट में फाइंड करना हमने f of -2, ये फाइंड करना। तो बहुत सिंपल है, देखिए x की जगह में क्या सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, -2। तो सिंपली x को रिप्लेस कर दें -2 के साथ। तो f of -2 इज इक्वल्स टू x की जगह -2 स्क्वायर माइनस और ये -2 एज इट इज। पावर इवन है तो माइनस खत्म, 2 स्क्वायर 4, माइनस माइनस प्लस 2, तो f of -2 का आंसर आ गया 6। इसी तरह f of 0 अगर फाइंड करना है तो f of 0 के लिए x की जगह 0 पुट कर देंगे तो आंसर क्या आ जाएगा 0। फिर थर्ड पार्ट है f of x minus 1, ये फाइंड करना है। तो ये देखें x की जगह क्या लिखा हुआ है, x minus 1। तो अब x को रिप्लेस कर दें x minus 1 के साथ, x को रिप्लेस कर दें x minus 1 के साथ। तो ये f एज इट इज, x की जगह x minus 1, x का स्क्वायर यानी x की जगह x minus 1 और माइनस अगेन x की जगह x minus 1। देखिए मैंने x की जगह बस x minus 1 पुट किया, सही है। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। होल स्क्वायर का फॉर्मूला तो हम सबको आता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab करूंगा तो चले मैं 2ab लिख लेता हूँ। ऐसे माइनस की वजह से दोनों का साइन क्या हो जाएगा, चेंज। एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x माइनस x प्लस 1, एक्स स्क्वायर माइनस 3x 1 प्लस 1 2, ये हमारे पास f ऑफ x माइनस 1 का आंसर आ गया, ठीक है। इसके बाद फोर्थ पार्ट है f ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4 फाइंड करना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, देखिए x की जगह क्या पुट करना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 4 रिप्लेस कर दें, x को रिप्लेस कर दें एक्स स्क्वायर प्लस 4 के साथ, क्योंकि x की जगह हमें ये वैल्यू चाहिए। ओके, अगेन वो फंक्शन है, x की जगह आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू x का स्क्वायर यानी x की जगह क्या आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस x की जगह एक्स स्क्वायर प्लस 4, ठीक हो गया। फॉर्मूला ओपन कर लें, a प्लस बी होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर यानी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, उसके बाद माइनस की वजह से दोनों के साइन क्या हो जाएंगे, चेंज। x4 प्लस 4 स्क्वायर क्या होता है, 16 प्लस 8x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर माइनस 4, x4 एक ही टर्म है, 8x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर 7x स्क्वायर, 16 माइनस 4 12, ये f ऑफ x स्क्वायर प्लस 4 का आंसर आ गया, ठीक है। इसका दूसरा पार्ट भी है b, इसमें फंक्शन गिवन है स्क्वायर रूट x प्लस 1 या अंडर रूट x प्लस 4। इसका हम एक पार्ट कर लेते हैं, फोर्थ वाला। फोर्थ पार्ट के मुताबिक हमने फाइंड करना है f ऑफ x स्क्वायर प्लस 4।
तो सिंपली कैसे फाइंड करेंगे, देखें x की जगह क्या रिप्लेस कर दें, एक्स स्क्वायर प्लस 4, x को रिप्लेस कर रहा हूं एक्स स्क्वायर प्लस 4 के साथ, एज इट इज स्क्वायर रूट x की जगह एक्स स्क्वायर प्लस 4 एज इट इज, और ये प्लस 4 एज इट इज, तो एक्स स्क्वायर एज इट इज 4 प्लस 4 16, सॉरी 8, ठीक हो गया। अच्छा यहाँ पे कुछ बच्चे गलती करेंगे, मैं बताता चलूँ वो गलती क्या, देखें लिखा हुआ है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और ये स्क्वायर रूट है, और एक लिखा हुआ है ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर का स्क्वायर रूट। देखिए इसको मैं लिख सकता हूँ, चूंकि दो वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही हैं, दोनों की पावर सेम है, तो ए बी होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, रेडिकल एज इट इज। कुछ बच्चे गलती क्या करेंगे, इसको भी ऐसे देखेंगे दोनों का स्क्वायर है तो ए प्लस बी होल स्क्वायर की फॉर्म में लिख देंगे, हालांकि आप इसको ऐसे नहीं लिख सकते, प्लस या माइनस लिख रहा हो तो आप होल पावर नहीं बना सकते, मल्टीप्लाई या डिवाइड हो रहा होता सेम पावर के साथ तो आप दोनों को सेम पावर के अंदर मल्टीप्लाई या सेम पावर के अंदर डिवाइड कर सकते थे, इस चीज का ख्याल रखना है। तो ये लिख के वो काट देते हैं और आंसर आ जाता है ए प्लस बी, तो ये गलत स्टेप है। यहाँ पे आप काट सकते हैं तो आंसर आ जाएगा ए बी, ये ठीक है, लेकिन यहाँ पे ये काम नहीं आप कर सकते। क्लियर हो गया, ये क्वेश्चन नंबर 1 था। इसके बाद हम आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्या गिवन है पहला बार, 6x - 9। जी क्वेश्चन नंबर 2 सेम सब्स्टिट्यूशन वाला सवाल ही है। हमें क्वेश्चन नंबर 2 में 4 पार्ट गिवन है, उनमें से एक पार्ट मैंने लिखा है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 6x - 9। अब इसमें फाइंड करना है, ये मैं साइड पे लिख लेता हूं, एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए ओवर एच, ये फाइंड करना है। ठीक हो गया, तो सिंपली एफ ऑफ एक्स की मदद से पहले आप ये दो वैल्यूज निकालेंगे, पहले आप एफ ऑफ ए निकाल लें या एफ ऑफ ए प्लस एच निकाल लें, इट्स अप टू यू, आपकी मर्जी है। मैं इसी तरतीब से चलता हूं। देखिए अगर मैंने एफ ऑफ एक्स की मदद से ये निकालना है तो देखिए एक्स की जगह क्या सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, ए प्लस एच, तो मैं एक्स को रिप्लेस कर रहा हूं ए प्लस एच के साथ, तो एफ ऑफ एक्स की जगह थोड़ा सिंप्लीफाई कर लें, 6a, कुछ प्लस माइनस नहीं हो रहा तो ये एफ ऑफ ए प्लस एच का आंसर आ गया। अब एफ ऑफ ए निकालना है तो एक्स को क्या रिप्लेस करना पड़ेगा, ए, वेरी गुड। तो एफ ऑफ ए इक्वल टू 6, एक्स की जगह ए माइनस 9, ये भी आंसर आ गया, मजीद सिंप्लीफाई नहीं हो रहा। तो दोनों वैल्यूज निकालने के बाद हमने जो फाइंड करना है वो लिखते हैं। नाउ क्या फाइंड करना है, ओवर एज को आप ऐसे ब्रैकेट लगा के 1 ओवर एज साइड पे लिख सकते हैं, ये फाइंड करना है आपने। इसमें बस वैल्यूज सब्स्टिट्यूट कर दें। एफ ऑफ ए प्लस एच की वैल्यू क्या निकाली है, ये माइनस की वजह से मैं आगे जो लिखूंगा वो ब्रैकेट में लिखने लगा हूं। एफ ऑफ ए की वैल्यू क्या है, माइनस को अप्लाई करेंगे तो दोनों के साइन चेंज, प्लस 6a कट गया, माइनस 9 प्लस 9 कट गया। आप एज को स्टेप में नहीं काट सकते, अगले स्टेप में कटेंगे ऑब्वियस। जी एज कट गया तो क्या बच गया, 6 आंसर आ गया। ठीक है, ये एक पार्ट था। इसी तरह जो थर्ड पार्ट है वो भी ऐसे ही है। अब सेकेंड और फोर्थ पार्ट, सेकेंड और फोर्थ का पार्ट के लिए दो फॉर्मूले मैं आपको लिखवा रहा हूँ। दो फॉर्मूले अगर आपको याद हैं तो ये दोनों आसान है, अगर नहीं याद तो मेरा ख्याल है कि आप 2 नंबर के लिए पूरा नहीं सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, ये दो वही फॉर्मूले आपको बताने लगा हूँ जो आपने फर्स्ट ईयर में 10.4 में पढ़े थे, सम और डिफरेंस टू प्रोडक्ट वाले फॉर्मूले। ठीक है, चार फॉर्मूले पढ़े थे, सम और डिफरेंस टू प्रोडक्ट, लेकिन जिन दो की जरूरत है मैं बस वो लिख रहा हूं।
ये किसका फॉर्मूला में चाहिए और ये किसका फॉर्मूला चाहिए? आप सबको याद है साइन माइनस साइन किसके बराबर था जी? 2 कोस साइन, शाबाश। और कोस माइनस कोस किसके बराबर था? -2 साइन साइन, शाबाश। क्योंकि प्रोडक्ट में जा रहे हैं तो डिवाइडेड बाय 2 भी होता था इसमें। अब हमने कैसे याद रखा है? पहले वाले में दोनों एंगल्स को प्लस कर दें, दूसरे वाले में माइनस कर दें। पहले वाले में प्लस कर दें दोनों एंगल्स को और दूसरे वाले में माइनस। ये 2 फॉर्मूले आपने याद रखने हैं, ये बाकी 2 पार्ट्स में यूज होंगे। तो अभी मैं करवा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 2 का सेकेंड फोर्थ में से फोर्थ वाला करवा रहा हूँ। इसमें फंक्शन हमें गिवन है कोस एक्स। अगेन इस कोस एक्स इस फंक्शन की मदद से यही फाइंड करना है हमने। तो पहले इस एफ ऑफ एक्स की मदद से एक वैल्यू निकाल लेता हूँ, एफ ऑफ ए प्लस एच। दोबारा सुन लें, आपको ये फंक्शन गिवन होगा और कहेगा फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। तो आप इस फंक्शन की मदद से पहले ये दोनों वैल्यूज निकालें। तो x की जगह पहले क्या रिप्लेस करना पड़ेगा? a प्लस एच। x की जगह, अच्छा इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ कोस a प्लस कोस एच, लिख सकता हूँ? नहीं लिख सकता, ये गलत है, मल्टीप्लाई हो रहा है ना। हाँ बस सिंपल कोस को अंदर अप्लाई कर दिया मैंने। हाँ एंगल है तो क्यों नहीं हो सकता? फिर क्या करना चाहिए? फॉर्मूला, वेरी गुड। अगर आप इसको ओपन करना चाह रहे हैं ना तो इसका एक फॉर्मूला हमने पढ़ा हुआ है, कोस अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू कोस अल्फा कोस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा। आप इसको ऐसे अलग अलग नहीं कर सकते, कोस अल्फा प्लस कोस बीटा सेम, मतलब ये वाला काम नहीं करना, याद रहेगा? ओके आगे चलते हैं। अभी फॉर्मूला ओपन करने की जरूरत नहीं है, इसको ऐसे रहने दें। ये एफ ऑफ ए प्लस एच की वैल्यू आ गई। एफ ऑफ ए प्लस एच निकालने के बाद क्या निकालना है? एफ ऑफ ए निकालने के लिए एक्स की जगह क्या पुट करना पड़ेगा? ए। तो एक्स को रिप्लेस कर दें ए के साथ। एफ ऑफ ए इक्वल्स टू कोस ए। लें जी, दोनों वैल्यूज आ गई। अब ये दोनों वैल्यूज पुट करनी है इसमें, तो पहले इसको लिखते हैं हम। नाउ 1/h एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए, इसमें वैल्यूज पुट करने लगा 1/h एज इट इज। एफ ऑफ ए प्लस एच क्या है? माइनस एफ ऑफ ए क्या है? ठीक हो गया। अब देखें, कोज माइनस कोज, कोज माइनस कोज, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करने लगा हूं। बस फर्क क्या है? अल्फा की जगह ए प्लस एच लिखा हुआ है, बीटा की जगह ए लिखा हुआ है। तो कोज माइनस कोज -2 साइन साइन वाला फॉर्मूला अप्लाई करने लगा। कर सकते हो, मर्जी है, मतलब ये वाला फॉर्मूला करना चाह रहे हो। अगर आप ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करोगे तो फिर ये अप्लाई नहीं होगा। इट्स अप टू यू, कोई मतलब मैं रिकमेंड करूंगा कि यही चलने दो। ओके जी, 1/h कोज माइनस कोज क्या फॉर्मूला था? -2 साइन साइन, सही है। अब चूंकि प्रोडक्ट में कन्वर्ट किया है तो /2। पहले वाले में दोनों एंगल्स प्लस कर दें, a प्लस एच प्लस ए। दूसरे वाले में दोनों एंगल माइनस कर दें, a प्लस एच माइनस ए। 1/h -2। अच्छा, इस 2 को इस 2 से काट सकता हूं, क्यों? ये आर्ग्यूमेंट में, आर्ग्यूमेंट वाली वैल्यूज को आप अंदर ही ऑपरेट कर सकते हो, बाहर वाली वैल्यूज के साथ ऑपरेट नहीं कर सकते, ये याद रखिएगा। अगर ये अंदर ही कटिंग हो रही तो आप कर सकते हो, बाहर नहीं कर सकते। तो -2 साइन a प्लस ए 2a प्लस एच ओवर 2, ए से कट गया, साइन h ओवर 2 -2 साइन, इस 2 को मैं डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूं,
2a के नीचे 2 अलग, h के नीचे 2 अलग, सही है। अब कटेगा, ये 2 बाय वाले 2 से नहीं कर सकता, लेकिन अंदर कर सकता, ऊपर नहीं कर सकता। ऊपर अगर ऐसे लिखा होता ना 2a प्लस 2h ओवर 2, तो मैं दोनों में से 2 कॉमन लेके काट सकता था, लेकिन यहां दोनों में से 2 कॉमन नहीं आ रहा, सही है। ये आपका आंसर। ओके जी, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, क्योंकि इन 3 पार्ट्स में से बोर्ड में लाजमी एक पार्ट आ जाता है, ठीक है। अच्छा, इन तीनों पार्ट को मैं आपको करवा रहा हूँ, प्लीज देखिएगा, लेकिन उससे पहले कुछ ब्रेनस्टॉर्मिंग आप देखिएगा। ये ब्रेनस्टॉर्मिंग के बाद आपको 3a समझना आसान हो जाएगा बेटा। ओके जी, अगर नोटेशन की बात करें y इज इक्वल टू f ऑफ x, इसको कैसे पढ़ते हैं? y इज अ फंक्शन ऑफ x। अगर ऐसे लिखा होता p इक्वल टू f ऑफ t, p इज अ फंक्शन ऑफ t, या अगर लिखा होता q इक्वल टू f ऑफ g, q इज अ फंक्शन ऑफ g, वैसे ही मतलब जो वेरिएबल जिसे हम फंक्शन कह रहे हैं, y इज अ फंक्शन, p इज अ फंक्शन, q इज अ फंक्शन, तो वो वेरिएबल अकेला एक तरफ है, उसे सब्जेक्ट बनाया हुआ है। सब्जेक्ट मतलब कि उसके साथ कोई भी कांस्टेंट टर्म नहीं मल्टीप्लाई होनी चाहिए। 1 तो बाय डिफॉल्ट मल्टीप्लाई हो रहा होता है ना, 1 के अलावा कुछ भी नहीं होना चाहिए इसके साथ, ठीक है। तो मतलब अगर मैंने p को फंक्शन बनाना है तो p अकेला एक तरफ होना चाहिए, y को फंक्शन बनाना है तो y अकेला एक तरफ होना चाहिए, a को फंक्शन बनाना है तो a अकेला एक तरफ होना चाहिए, सही हो गया। दूसरी चीज मैं कह रहा हूँ y इज अ फंक्शन ऑफ x, y और x की बात कर रहा हूँ, तो क्या y और x का अलग अलग इक्वेशन है या एक ही इक्वेशन में लिखे हुए हैं? मैंने एक ही इक्वेशन में लिखे हुए हैं। p इज अ फंक्शन ऑफ t अगर मैं कह रहा हूँ तो p और t अलग अलग इक्वेशन में लिखे हैं? एक ही इक्वेशन में है। q इज अ फंक्शन ऑफ g कह रहा हूँ तो q और g भी एक ही इक्वेशन में है, सही हो गया। तो बस याद रखिएगा, जिसको फंक्शन बनाना है वो वेरिएबल या वो वैल्यू अकेली एक तरफ, मतलब उसे हम सब्जेक्ट बनाएंगे, और जिसका फंक्शन बनाना है वो भी एक ही इक्वेशन में आना चाहिए दूसरी तरफ। शुरू करते हैं, समझ आ जाएगी आपको। क्वेश्चन नंबर 3 में करने का सबसे आसान तरीका ये है कि जिस शेप की वो बात कर रहा है ना, आपने पहले उस शेप को ड्रॉ कर लें, ठीक है। जैसे 3 के ए पार्ट में वो कह रहा है कौन सी शेप है? जैसे मैं सवाल पढ़ रहा हूं, एक्सप्रेस द पेरीमीटर पी ऑफ अ स्क्वायर, किसकी बात हो रही है? स्क्वायर की। तो मैं आपके सामने स्क्वायर ड्रॉ कर रहा हूं, ठीक है। अब स्क्वायर में हमने पढ़ा हुआ है कि इसकी चारों साइड्स बराबर होती हैं, तो सपोज कर लें इसकी चारों साइड्स क्या है? x। सपोज साइड क्या है? x, तो बाकी चारों साइड, एक साइड x है तो बाकी तीनों भी क्या होंगी? x होगी। ये काम करने के बाद सवाल पे वापस आए। द पेरीमीटर p ऑफ स्क्वायर एज अ फंक्शन ऑफ इट्स एरिया a। अब स्टेप बाय स्टेप देखिए, पहले किसकी बात हो रही है? पहले पेरीमीटर की बात हो रही है, तो पहले हम पेरीमीटर निकालेंगे, फिर स्क्वायर के एरिया की बात हो रही है तो फिर हम एरिया निकालेंगे, ठीक है। पहले मैं पेरीमीटर निकाल लेता हूं। पेरीमीटर की ऐसे हेडिंग दे, अब पेरीमीटर को उसने कैपिटल पी से इंडिकेट किया हुआ तो हम भी पी लिखेंगे। अब ये पेरीमीटर स्क्वायर, पेरीमीटर होता क्या है? बाउंड्री की लेंथ, मतलब ये स्क्वायर है, रोम्बस हो सकती थी, ट्राइंगल हो सकती थी, किसी भी क्लोज शेप के पेरीमीटर का मतलब है उसकी बाउंड्री की लेंथ। तो इस स्क्वायर की अगर मैं बाउंड्री की लेंथ निकालूं तो वो क्या होगा? पेरीमीटर। तो बताएं इसकी बाउंड्री की लेंथ कैसे निकालूंगा? दिस साइड प्लस दिस साइड प्लस दिस साइड प्लस दिस साइड, चारों साइड की लेंथ को प्लस कर लूंगा तो बाउंड्री की लेंथ आ जाएगी, यानी पेरीमीटर आ जाएगा। तो x प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स क्या आ गया? 4x। इसको आप कह दो 1। क्लियर? अच्छा ओके। अच्छा, इसके बाद है जी पेरीमीटर के बाद उसने कहा एरिया। अब एरिया फाइंड करेंगे, उसने एरिया को कैपिटल ए से इंडिकेट किया हुआ है, ठीक है। स्क्वायर का एरिया कैसे निकालते हैं? साइड मल्टीप्लाई बाय साइड, या फिर साइड का स्क्वायर, किसी एक साइड का स्क्वायर, साइड मल्टीप्लाई बाय साइड, या फिर किसी एक साइड का स्क्वायर। यहां साइड को हमने क्या सपोज किया हुआ है? तो एक्स स्क्वायर, ये आ गया एरिया। अब सवाल के मुताबिक कह रहा था एक्सप्रेस p एज अ फंक्शन ऑफ a,
y एज अ फंक्शन ऑफ x था, y को फंक्शन बनाना था तो y अकेला एक तरफ आना चाहिए था, ठीक है। p एज अ फंक्शन ऑफ a, p को फंक्शन बनाना है a का तो p अकेला एक तरफ आना चाहिए, और साथ ही p को फंक्शन बनाना है a का तो p और a दोनों एक ही इक्वेशन में होने चाहिए कि अलग अलग इक्वेशन में होने चाहिए? p और a दोनों एक ही इक्वेशन में होने चाहिए। यहाँ p की अलग इक्वेशन है, a की अलग इक्वेशन है, तो इन दोनों को एक ही इक्वेशन में लेके आने के लिए अब देखिए थर्ड वेरिएबल या थर्ड क्या चीज एक्स्ट्रा जिसे हम खत्म कर सकते हैं, x। सही है, तो यहां से x की वैल्यू निकाल के यहां पुट कर दें, क्योंकि यहाँ p ऑलरेडी अकेला पड़ा हुआ है। सही है, हमें p अकेला चाहिए एक इक्वेशन में, तो यहां से x की वैल्यू निकालने के लिए दोनों तरफ स्क्वायर रूट लिया, ये x की वैल्यू आ गई, इसको पुट कर दें 1 में x की जगह पे, p इक्वल्स टू 4 और x की जगह आ गया स्क्वायर रूट a। देखिए p एज अ फंक्शन ऑफ a आ गया, सवाल ये तो कह रहा था एक्सप्रेस p एज अ फंक्शन ऑफ a, p सब्जेक्ट भी बन गया और p और a एक ही क्वेश्चन में भी आ गया। इसका b पार्ट देखिएगा, अगेन b पार्ट में भी देखिए पहले किस शेप की बात हो रही है। द एरिया ऑफ अ सर्कल एज अ फंक्शन ऑफ इट्स सर्कमफेरेंस, सर्कल की बात हो रही है। सर्कल में सपोज कर लें कि इसका रेडियस है r, सपोज रेडियस इज r। ये काम करने के बाद उसने पहले क्या कहा सर्कल का, द एरिया ए ऑफ सर्कल, पहले एरिया की उसने बात की है तो हम पहले एरिया ही निकाल लेते हैं। उसने एरिया को किससे इंडिकेट किया हुआ है, ए के साथ, तो हम भी ए के साथ ही इंडिकेट करेंगे। सर्कल का एरिया निकालना हो तो क्या फॉर्मूला है, पाई आर स्क्वायर, इसको आप कह दो 1। एरिया के बाद क्या कह रहा है, सर्कमफेरेंस, एरिया के बाद आगे स्टेटमेंट में देखेंगे सर्कमफेरेंस ऑफ सी लिखा, मतलब सर्कल की बात हो रही है। अब सर्कमफेरेंस को उसने किससे इंडिकेट किया हुआ है, सी के साथ। सर्कमफेरेंस सर्कल की बाउंड्री होती है, सर्कल की बाउंड्री को पैरामीटर भी होती है, लेकिन चूंकि ये सर्कल है इसमें कोई एज नहीं है, इसलिए इसकी बाउंड्री की लेंथ को सर्कमफेरेंस कहते हैं, ठीक है। ओके, तो सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर। ये दोनों चीज आपको याद होनी चाहिए, ये आपने वैसे छोटी क्लासेस में पढ़े हुए हैं, छठी 7वीं क्लास में पढ़ा होगा। अब अगेन सवाल के मुताबिक है जी एक्सप्रेस ए एज अ फंक्शन ऑफ सी, ए को फंक्शन बनाना है सी का, किसको फंक्शन बनाना है, ए को फंक्शन बनाना है, तो ए अकेला एक तरफ होना चाहिए, ए यहां अकेला एक तरफ पहले से बड़ा हुआ है, ऑफ सी, तो इसका मतलब ए और सी दोनों एक ही इक्वेशन में आने चाहिए, ये दोनों अलग अलग इक्वेशन में है, तो एक ही इक्वेशन में लेके आने के लिए यहां से आर की वैल्यू निकाल के यहां पुट कर दे। आर हम चेंज कर सकते हैं लेकिन पाई और 2 नहीं चेंज कर सकते, ठीक है। तो आर की वैल्यू यहां से निकालें, इसको पुट कर दें 1 में आर की जगह, ए इक्वल टू पाई और यहां आर स्क्वायर, आर की वैल्यू क्या निकाली है, सी ओवर 2 पाई। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लें, सी स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर, एक पाई कट गया, ए इक्वल टू सी स्क्वायर ओवर 4 पाई, 4 पाई इधर लाके मल्टीप्लाई कर दूं, क्यों, ए को फंक्शन बनाना तो ये अकेला रहेगा एक तरफ, इसलिए 4 पाई को इस तरफ लाके मल्टीप्लाई नहीं करना, तो ए अकेला मतलब ए इज अ फंक्शन ऑफ सी। सही हो गया, सवाल खत्म। सी पार्ट देखिएगा, सी पार्ट में किस शेप की बात हो रही है, द वॉल्यूम वी ऑफ अ क्यूब, क्यूब की बात हो रही है जी। देखें ये आपके पास है क्यूब, ओके जी। देखिएगा अगेन इसको करवाने से पहले मैं थोड़ी जरा आपको आपके दिमाग के साथ थोड़ा सा खेल लूँ, आपको चीज़ समझा दूँ। अच्छा देखें ज़रा ये आपके सामने 2D शेप है कि 3D शेप है, 3D शेप है, इसका नाम क्या है 3D शेप का, बल्ब नाम नहीं है शेप का नाम क्या है, क्यूबॉइड,
इसे कहते हैं क्यूबॉइड। क्यूबॉइड इसमें देखें हाइट लेंथ विड्थ तीनों बराबर नहीं है। हाइट लेंथ विड्थ तीनों डायमेंशन बराबर ना हो तो ये होती है क्यूबॉइड। अगर तीनों डायमेंशन बराबर हो तो वो क्यूब होता है। और यूबी क्यूब जिसकी आप फेसेस सेम बनाते रहते हैं वो उसमें देखें हाइट लेंथ विड्थ तीनों बराबर होते हैं, वो क्यूब होता है। अच्छा इस पहले क्यूबॉइड के ऊपर बात करते हैं। क्यूबॉइड की ये बेस है। अगर मैं ये बेस आपके सामने लेके आऊं तो ये कौन सी शेप है? रेक्टेंगल। वेरी गुड, शाबाश। अच्छा फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ ये बेस है तो क्यूबॉइड ही। ये बेस है, चलो थोड़ी देर के लिए इग्नोर करते, कोई और शेप अगर हम लेके आए। मुझे बुक दिखाओ, ये रजिस्टर पकड़ाओ और खोलो। देखिए ये भी आपके पास क्या है, एक 3D शेप है जिसमें हाइट लेंथ विड्थ है, तो ये भी तीनों बराबर नहीं है ना, ये भी क्यूबॉइड है। अगर मैं कहूँगा ये बेस है, ये बेस आपके सामने लेके आओ तो ये भी क्या है? रेक्टेंगल। मैं कहता हूँ ये बेस है, ये बेस आपके सामने लेके आओ तो ये बेस भी क्या है? रेक्टेंगल। अगर मैं कहता हूँ कि ये बेस है, ये बेस आपके सामने लेके आओ तो ये भी कौन सी शेप है? ये भी रेक्टेंगल है। यानी क्यूबॉइड की बेस क्या होती है? मैक्सिमम केसेस में क्या होती है? रेक्टेंगल। स्क्वायर भी होती है लेकिन मैक्सिमम केसेस में क्या होती है? रेक्टेंगल। सही है। अगर मैं क्यों क्यूबॉइड की बेस का एरिया मतलब रेक्टेंगल का एरिया, क्योंकि क्यूबॉइड की बेस क्या होती है? रेक्टेंगल होती है। तो क्यूबॉइड की बेस का एरिया मतलब रेक्टेंगल। समझाने के लिए कह रहा हूं, लेकिन ज्यादातर केसेस में मतलब जरूरी नहीं कि क्यूबॉइड की बेस रेक्टेंगल स्क्वायर भी होती है। फिलहाल समझ लें कि बेस से सारा कुछ क्या रेक्टेंगल है। तो आखिरी चीज, क्यूबॉइड की बेस क्या होती है? रेक्टेंगल। तो क्यूबॉइड की बेस का एरिया मतलब रेक्टेंगल का एरिया। अब मुझे जरा क्यूब बताएं, क्यूब जरा अपने दिमाग में लेके आए, उसकी बेस क्या होगी? वेरी गुड, स्क्वायर। तो क्यूब की बेस का एरिया मतलब स्क्वायर का एरिया। सही हो गया। अगर हमने क्यूब की बेस का एरिया निकालना होगा तो किसका एरिया निकालेंगे? स्क्वायर का एरिया निकालेंगे। लो जी, आज से ज्यादा काम हो गया। क्यूबॉइड, ये सपोज करने के बाद जैसे हमने स्क्वायर में इसकी साइड्स को एक्स सपोज किया था, यहां भी डायमेंशंस को सपोज करना। अच्छा 3D फॉर्म में साइड्स नहीं होती, 3D फॉर्म में एजेस होते हैं। इसमें देखें ये एजेस हैं, ये एक एज है, ये एक एज है, ये एक एज, सारे एजेस हैं, इसमें साइड्स नहीं होती। तो हम इसमें एजेस को सपोज कर रहे हैं कि सपोज कर लें लेंथ ऑफ ईच एज इज एक्स। मतलब ये भी एक्स है, ये भी एक्स है, ये भी एक्स है। हाइट लेंथ विड्थ, क्यूब है तो क्यूब में सारी डायमेंशन बराबर होती हैं, एक्स एक्स एक्स। हाइट लेंथ विड्थ तीनों क्या है? एक्स। ओके हो गया। आप देखिए ये शेप बनाने के बाद इसमें सबसे पहले वो क्या जिक्र कर रहा है सवाल में? तो वॉल्यूम वी ऑफ आ क्यूब, वॉल्यूम की बात हो रही है। तो पहले हम वॉल्यूम निकाल लेते हैं। वॉल्यूम को उसने किससे इंडिकेट किया हुआ है? वी के साथ। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? हाइट इंटू लेंथ इंटू विड्थ। अब क्यूब में हाइट भी एक्स है, लेंथ भी एक्स है, विड्थ भी एक्स है, तो v इक्वल्स टू एक्स क्यूब। ये वॉल्यूम आ गया, इसे इक्वेशन मान के। वॉल्यूम के बाद क्या निकालना है? सवाल में देखिए पढ़ें, एरिया ऑफ इट्स बेस, एरिया ऑफ बेस। उसने इसको किससे इंडिकेट किया हुआ है? ए के साथ। क्यूब की बेस का एरिया मतलब स्क्वायर का एरिया, और स्क्वायर का एरिया क्या होता है? अगेन साइड स्क्वायर। साइड क्या है क्यूब में, मतलब स्क्वायर में? एक्स, तो एक्स स्क्वायर हो गया। क्लियर। सवाल के मुताबिक क्या था? एक्सप्रेस v एज अ फंक्शन ऑफ a। v को फंक्शन बनाना है तो v अकेला एक तरफ पड़ा हुआ है इस इक्वेशन में। v एज अ फंक्शन ऑफ a, तो v और a दोनों एक ही इक्वेशन में आने चाहिए। v और a दोनों एक ही इक्वेशन में नहीं है, तो क्या खत्म करूं? x, यहां से x की वैल्यू निकाल के यहां पुट कर दें। इसको पुट कर दें 1 में, क्योंकि 1 में ही v अकेला पड़ा हुआ है। तो v इक्वल्स टू एक्स क्यूब, और x की जगह क्या आ गया? ठीक है, तो ये आ गया। यहां से भी ठीक है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, a की पावर 1/2, बाहर क्या है? 3, a की पावर 3/2, ऐसे भी लिख सकते हैं, या फिर a√a भी लिख सकते हैं, जैसे मर्जी लिख लें।
ये था क्वेश्चन नंबर 3, मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमने डोमेन और रेंज फाइंड करनी है पहले 4 पार्ट्स की, आगे वाले 4 पार्ट्स नहीं हम कर रहे, हम सिर्फ पहले 4 पार्ट्स की डोमेन और रेंज फाइंड कर रहे हैं। ठीक है, क्रैश कोर्स है, तुम क्रैश कोर्स के मुताबिक ही काम करेंगे, वो ज्यादा काम करेंगे जिनके चांसेस ज्यादा है। ठीक है, ओके। तो पहले मैं एक पार्ट लिख लेता हूं, g of x इज इक्वल्स टू 2x माइनस 5। ठीक हो गया, डोमेन और रेंज फाइंड करनी है। तो पहले हम डिस्कस कर लेते हैं डोमेन और रेंज होती क्या। देखिए, वो तमाम वैल्यूज जो हम इनपुट के तौर पे देंगे, मतलब मैं x की जगह कुछ वैल्यू पुट कर रहा हूँ, 2 पुट किया तो g का आंसर आ गया -1, x की जगह 1 पुट किया तो g का आंसर आ गया -3। मतलब जो वैल्यूज मैं पुट कर रहा हूँ, इनपुट के तौर पे दे रहा हूँ, वो होती है डोमेन, और उस इनपुट की वजह से जो आंसर आता है वो क्या होती है, रेंज। सही हो गया, क्लियर हो गया। अच्छा, एक और चीज, हमारे पास 4 फंक्शन है जिनकी हम डोमेन और रेंज फाइंड कर रहे हैं। देखिए, तमाम फंक्शन की डोमेन और रेंज सेम नहीं होती, इसलिए डोमेन और रेंज डिफरेंट आएंगी। हम देखते हैं कैसे निकालने, लेकिन एक चीज समझ लें। फॉर एग्जांपल, एक कॉमन एग्जांपल के साथ आपको समझाता हूँ। जैसे जूसर के अंदर आप एप्पल डालोगे तो आपको जूस देगा, तो जूसर के मुताबिक डोमेन क्या है, एप्पल, और रेंज क्या है, जूस। जो वैल्यू इनपुट के तौर पे दी वो डोमेन होती है और आउटपुट रेंज होती है। अच्छा, इसमें फैन की बात करूं तो फैन को मैंने इलेक्ट्रिसिटी दी और इसने हमें मैकेनिकल एनर्जी यानी हवा दी, तो इसने डोमेन के तौर पे क्या लिया, इलेक्ट्रिसिटी, और रेंज के तौर पे वापस क्या दी, हवा यानी मैकेनिकल एनर्जी। अच्छा, ऐसा हो सकता है कि मैं फैन को एप्पल दूं और ये मैं जूस निकाल दे, मतलब डोमेन रिस्ट्रिक्ट होगी ना। तो इसलिए जरूरी नहीं कि तमाम फंक्शन की डोमेन एक जैसी हो, और जूसर को मैं क्या हवा के तौर पे यूज कर सकता हूँ, नहीं। इसलिए तमाम फंक्शन की डोमेन और रेंज अलग अलग होती है, ये माइंड में रखिएगा। तो आपको 4 पार्ट्स करवा रहे हैं, 4 पार्ट्स में आपने याद रखने वाला काम भी है। याद रखने वाला काम अगर याद कर लेंगे तो बहुत आसानी हो जाएगी, वरना नहीं, वरना काम मुश्किल होगा। हर चीज समझने वाली नहीं होती, समझने से पहले अगेन बैक एंड में कुछ याद करना होता। अच्छा, ये पहली टाइप समझ लें। इस पहली टाइप को कह लें कि ये आपके पास है लीनियर पॉलिनोमियल विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन। रिस्ट्रिक्शन मतलब कि बाद दफा ऐसे लिखा होता है आगे x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 7, ये चीज रिस्ट्रिक्शन होती है, लेकिन इस पार्ट में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं दी हुई। तो इसलिए जब भी लीनियर पॉलिनोमियल में कोई रिस्ट्रिक्शन ना दी हो पुत्र, तो इसकी डोमेन डोमेन ऑफ g ऑफ x और रेंज ऑफ g ऑफ x ये हमेशा बराबर होगी, और किसके बराबर होगी, सेट ऑफ रियल नंबर्स के। सेट ऑफ रियल नंबर को कैपिटल R से इंडिकेट किया जाता है। इसको मजीद ऐड कर रहा हूं, मतलब वो तमाम वैल्यूज जो इनपुट के तौर पे देंगे वो डोमेन है, और जो आउटपुट आएगी वो क्या, रेंज। लेकिन इसमें एक चीज का ख्याल रखिएगा, वो तमाम वैल्यूज जिनको पुट करने से आंसर इन्फिनिटी या इमेजिनरी आ रहा है, वो वैल्यूज डोमेन में शामिल नहीं होंगी। जैसे कि मैं इसमें इन्फिनिटी पुट करूंगा तो आंसर क्या आएगा, इन्फिनिटी, तो इसलिए इन्फिनिटी डोमेन में शामिल नहीं है और इन्फिनिटी रेंज में भी शामिल नहीं है। क्लियर हो गया। वो तमाम वैल्यूज जिनको पुट करने से आंसर इन्फिनिटी या इमेजिनरी आ रहा है वो डोमेन में शामिल नहीं होंगी, वो डोमेन में शामिल नहीं होंगी। क्लियर हो गया। ये इसकी डोमेन और रेंज बराबर होगी किसकी, अ लीनियर पॉलिनोमियल विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन। क्वाड्रेटिक में चेंज हो जाएगा, लेकिन वो देखेंगे जब जरूरत पड़ेगी। यहाँ पे एक और चीज ऐड करता जा रहा हूं कि आप अगर डोमेन और रेंज ऐसे सेट की फॉर्म में लिख रहे हैं तो इंटरवल की फॉर्म में भी तो लिखना है। इंटरवल की फॉर्म में लिखने के लिए आपको मैं 3 इंटरवल बता रहा हूं, प्लीज देखिएगा। देखिए, स्क्वायर ब्रैकेट अंदर की तरफ है, ऐसे ही है, इसे कहते हैं क्लोज्ड इंटरवल। स्क्वायर ब्रैकेट बाहर की तरफ है, इसको कहते हैं ओपन इंटरवल। ठीक है, ये देखें, ये मिक्स है, एक स्क्वायर ब्रैकेट का फेस इनवर्ड है और एक आउटवर्ड है, तो ये हाफ क्लोज्ड हाफ ओपन, या हाफ ओपन हाफ क्लोज। क्लियर हो गया। विद एग्जांपल, अगर लिखा है 2 और 5 और ये वाली ब्रैकेट है,
तो इसका मतलब है कि इंटरवल में 2 और 5 शामिल है, क्योंकि अंदर की तरफ है फेस। 2 और 5 भी शामिल है, 2 और 5 के दरमियान जितनी भी इनफाइनाइट वैल्यूज है वो भी शामिल। इनफाइनाइट कैसे? 2.1, 2.001, 2.0001, 2.121, मतलब ये इनफाइनाइट मैनी वैल्यूज है 2 और 5 के दरमियान, वो सारी वैल्यूज भी शामिल है, 2 और 5 भी शामिल होगा इंटरवल में। अच्छा, अगर ऐसे लिखा होता, आउटवर्ड फेस होता, तो ये 2 और 5 के दरमियान वाली वैल्यूज शामिल हैं, लेकिन अब 2 और 5 शामिल नहीं है क्योंकि फेस आउटवर्ड हो गया। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं स्मॉल ब्रैकेट के साथ, स्मॉल ब्रैकेट या स्क्वायर ब्रैकेट का फेस आउटवर्ड हो, दोनों का मतलब एक ही है कि ये वैल्यू शामिल नहीं है, लेकिन दरमियान वाली शामिल है। 2 के बाद और 5 से पहले, दोनों के दरमियान वाली वैल्यूज। ठीक है, मतलब आपने पूछा तो ऐड कर लें, हमेशा लेफ्ट साइड पे स्मॉलर वैल्यू लिखते हैं और यहाँ पे ग्रेटर वैल्यू लिखते हैं, यहाँ ग्रेटेस्ट वैल्यू लिखें। स्मॉलेस्ट वैल्यू यहाँ पे लिखी जाती है और यहाँ पे ग्रेटेस्ट वैल्यू लिखी जाती है। छोटी वाली हमेशा लेफ्ट साइड पे, बड़ी वाली हमेशा राइट साइड। इसमें ये क्या करना है? सिंपल है, क्लोज है, जिसका मतलब 2 और 5 भी इंटरवल में शामिल है, ये 2 और 5 इंटरवल में शामिल नहीं है। अच्छा, अगर इसकी मैं एग्जांपल दूं, हाँ जी बताएं। 2 शामिल है, 5 शामिल नहीं है, और दरमियान वाली वैल्यूज शामिल है, यानी दरमियान वाली वैल्यूज हमेशा शामिल होंगी, ये याद रखिएगा। बस ये ब्रैकेट्स क्या बताएंगी कि ये शामिल है या नहीं है। क्लियर? क्लोज्ड, ओपन, हाफ क्लोज, हाफ ओपन, या हाफ ओपन हाफ क्लोज। क्लियर हो गया? अच्छा, अब मैं सेट ऑफ रियल नंबर को इंटरवल की फॉर्म में लिखना चाह रहा हूं, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। क्योंकि मैंने अभी बताया कि इन्फिनिटी डोमेन और रेंज में शामिल नहीं होता, ये शामिल नहीं होता, ये शामिल नहीं है, तो इसके साथ कौन सी ब्रैकेट लगाऊं? या तो ये वाली ब्रैकेट लगा सकता हूं, या इसकी जगह स्मॉल ब्रैकेट लगा, दोनों का मतलब एक ही है। सेट ऑफ रियल नंबर्स को इंटरवल की फॉर्म में ऐसे लिखा जाता है और सेट की फॉर्म में ऐसे, जैसे कैपिटल एन क्या होता है? सेट ऑफ नेचुरल नंबर, तो कैपिटल आर क्या होता है? सेट ऑफ रियल नंबर। क्लियर हो गया? ये पहली टाइप। तो पहली टाइप में आपने क्या याद रखना है, कोई भी लीनियर पॉलिनोमियल आ गई विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन, तो उसकी डोमेन भी सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स होगी, उसकी रेंज भी सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, यानी आप उसमें कुछ भी पुट कर सकते हो, आंसर कुछ भी आ सके, इन्फिनिटी कभी भी नहीं आएगा। क्लियर? कुछ भी में इन्फिनिटी पुट नहीं करना। बस दूसरी टाइप की तरफ चलते हैं, सेकंड पार्ट बताइएगा। एक्स स्क्वायर माइनस 4, ठीक है जी, इसके सामने भी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। मैंने भी आपको एक चीज बताई कि वो तमाम वैल्यू जिनको पुट करने से आंसर इन्फिनिटी या इमेजिनरी आए वो डोमेन में शामिल नहीं होगी। मैंने जो वैल्यू पुट की है लेकिन आंसर क्या आ गया उसके पुट करने की वजह से इन्फिनिटी या इमेजिनरी, तो ये वैल्यू डोमेन में शामिल नहीं है, मैं ये वैल्यू पुट नहीं कर सकता क्योंकि आंसर इन्फिनिटी या इमेजिनरी नहीं आना चाहिए। ठीक हो गया? ये चीज बार बार आपने सुननी है वीडियो में, क्योंकि ये चीज आपको याद होगी ना तो बाकी सारा काम हो गया। क्लियर है? चलो देखते हैं अभी। अच्छा, यहां पे देखें, जब भी आपके पास रेडिकल एक्सप्रेशन आ जाए, इसके डोमेन निकालने के लिए आपने क्या करना है, जो भी रेडिकेंड है इसको ग्रेटर देन इक्वल टू 0 पुट कर लेना और एक्स के लिए सॉल्व कर लें। ऐसा क्यों कर रहा हूं? देखिए, अगर स्क्वायर रूट के अंदर कोई नेगेटिव वैल्यू आ जाए तो वो आयोटा में कन्वर्ट नहीं हो जाती। मैंने अभी भी तो बताया कि वो सारी वैल्यू जिनको पुट करने से आंसर इमेजिनरी या इन्फिनिटी आए वो वैल्यूज डोमेन में शामिल नहीं होंगी। तो मैंने लिखा है कि अंदर आंसर पॉजिटिव या 0 आना चाहिए, क्योंकि अंदर आंसर अगर पॉजिटिव या 0 आता है तो वो इमेजिनरी में कन्वर्ट नहीं होता। अगर अंदर आंसर नेगेटिव आए तो वो आयोटा में कन्वर्ट होता है। इसलिए मैं कह नहीं रहा कि आंसर नेगेटिव आए, मैं कह रहा हूँ आंसर पॉजिटिव आए। तो इसी कंडीशन को यूज करते हुए मैं एक्स की वैल्यू निकाल लेता हूँ, वो जो एक्स की वैल्यू आएगी वो क्या होगी? डोमेन। चलें इसको सॉल्व करते हैं। बस याद रख लें, जब भी रेडिकल एक्सप्रेशन आएगा तो जो भी रेडिकेंड होगा उसको ग्रेटर देन इक्वल टू 0 पुट करके एक्स की वैल्यू निकाल लें। बस -4 इधर आके क्या हो गया? +4। स्क्वायर खत्म करने के लिए दोनों तरफ स्क्वायर रूट लूंगा तो स्क्वायर रूट की वजह से क्या आ जाएगा? +-2। ठीक है, लेकिन मैं प्लस माइनस एक्स के साथ लगा रहा हूं। अगर आप वेरिएबल के साथ प्लस माइनस लगा लेंगे ना तो गलती करने के चांसेस खत्म हो गए। अगर आपने 2 के साथ प्लस माइनस लगा दिया ना तो गलती करने के चांसेस बढ़ गए। पहले मैं सॉल्व करता हूं इसको।
ठीक है, अब ये दो इनइक्वालिटीज है, प्लस एक्स के साथ मैं अलग कर लेता हूं, माइनस एक्स के साथ मैं अलग कर लेता हूं। मुझे एक्स की वैल्यू चाहिए, निकल आई, एक्स की वैल्यू चाहिए, क्या करूं, माइनस एक्स को खत्म करना है। माइनस कैसे खत्म करूं, दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई कर दें, मल्टीप्लाई बाय -1। तो जब भी इनइक्वालिटी में नेगेटिव वैल्यू से मल्टीप्लाई करें या नेगेटिव वैल्यू से डिवाइड करें, इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाती है। जैसे मैंने इसको -1 से मल्टीप्लाई किया, पॉजिटिव एक्स हो गया, -1 से मल्टीप्लाई किया -2 हो गया, तो इनइक्वालिटी क्या होगी, रिवर्स। क्यों, ये भी बता देता हूँ रिवर्स क्यों होती है। देखिए ये लिखा हुआ है जी 2 इज लेस देन 5, सही लिखा है ना, 2 5 से छोटा होता है। दोनों तरफ नेगेटिव वैल्यू से मल्टीप्लाई करें, -2 से मल्टीप्लाई करता हूं दोनों तरफ, -2 से मल्टीप्लाई किया -4, -2 से मल्टीप्लाई किया, कौन सी वैल्यू बड़ी है, देखिए इनइक्वालिटी ऑटोमेटिकली रिवर्स होगी है। जब भी नेगेटिव वैल्यू से मल्टीप्लाई या डिवाइड करें तो इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाती है। तो यहां भी मैंने नेगेटिव वैल्यू से मल्टीप्लाई किया, इसलिए इनइक्वालिटी रिवर्स करनी पड़ेगी। सही हो गया, क्लियर, ओके। अब देखिए एक्स आ गया, ये डोमेन है, इसको मजीद इंटरवल की फॉर्म में अगर आपने लिखना है तो मैं आपको रियल लाइन पे समझाने लगा, प्लीज देखिएगा। रुक जाओ बताता हूं, रियल लाइन पे इसको पहले डिस्कस करते हैं। इस तरफ होता है पॉजिटिव इन्फिनिटी, इस तरफ होता है नेगेटिव इन्फिनिटी, और क्या दो आंसर है आपके पास, 2 एंड -2। तो अगर -2 यहाँ पे है तो 2 इसके राइट साइड पे होगा, क्योंकि बड़ी वैल्यू हमेशा राइट साइड पे होती है, कहीं भी मैंने लिख लिया। अब ये क्या कह रहा है, एक्स इज ग्रेटर देन 2, 2 की बात हो रही है, ये 2 है, ग्रेटर देन 2 का मतलब 2 की राइट साइड पे जाऊं लेफ्ट साइड पे, राइट साइड पे सारी वैल्यूज 2 से ग्रेटर होंगी। एक्स इक्वल टू 2 भी लिखा हुआ है, तो मतलब 2 भी शामिल होगा, ये ले। इसकी बात करते हैं, ये क्या कह रहा है, एक्स लेस देन -2, ये -2 है, और लेस देन मतलब इस तरफ सारी वैल्यूज, -2 भी शामिल है, इक्वल टू -2 लिखा हुआ है ना, तो इसको फिल कर रहे हैं। तो मतलब वो सारी वैल्यूज जो -2 या -2 से छोटी हैं, 2 या 2 से बड़ी है, जब आप वो यहां पे पुट करेंगे तो आंसर कभी भी नेगेटिव या इमेजिनरी नहीं आएगा। चेक कर लेते हैं, अगर मैं -2 पुट करता हूं तो -2 का स्क्वायर 4 - 4, 0 आंसर आ रहा है, नेगेटिव तो नहीं आ रहा ना। और क्या पुट करना है, -2 से छोटी वैल्यू पुट करनी है, -3 पुट कर लो, -3 पुट किया, -3 का स्क्वायर 9, 9 - 4 5 का स्क्वायर, पॉजिटिव वैल्यू का स्क्वायर उठा रहा है। यहां चेक कर ले, 2 से बड़ी वैल्यू पुट करें, कोई 7 पुट कर लें, 7 पुट किया, 7 का स्क्वायर 49 - 4, पॉजिटिव वैल्यू आ रही है अंदर। तो हम इस डोमेन के मुताबिक वैल्यूज पुट करेंगे तो हमारा आंसर कभी भी नेगेटिव नहीं आ रहा, स्क्वायर रूट के अंदर इमेजिनरी या इन्फिनिटी नहीं आ रहा। क्लियर हो गया, तो दोबारा सुन लें, जब भी रेडिकल एक्सप्रेशन की आपने डोमेन निकालनी है तो क्या करना है, रेडिकेंड को ग्रेटर देन इक्वल टू 0 पुट करके एक्स के लिए सॉल्व कर लें, थोड़ा डिस्कस कर लें रियल लाइन पे। अब अगर आप इंटरवल की फॉर्म में लिखना चाह रहे हैं तो लिख लेते हैं, इंटरवल एक है ये वाला और एक है ये वाला, इसको लिखेंगे -∞ से -2 शामिल है तो ये वाली ब्रैकेट, और इन्फिनिटी कभी भी शामिल नहीं होता। तो एक इंटरवल ये है 2 से इन्फिनिटी कभी भी शामिल नहीं होता, 2 शामिल है, दो इंटरवल को कंबाइन करने के लिए यूनियन, ये डोमेन ऑफ जी ऑफ एक्स। रेंज क्या होगी जी, देखिए स्क्वायर रूट का आंसर कभी भी नेगेटिव नहीं आता, हमेशा पॉजिटिव ही आएगा। आप पॉजिटिव वैल्यू का जब भी स्क्वायर रूट लेंगे तो आंसर हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव ही आएगा, नेगेटिव कभी भी नहीं आएगा। तो आंसर पॉजिटिव आ रहा मतलब इसकी रेंज हमेशा पॉजिटिव रहेगी। अगर मैं कहता हूँ सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, तो सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स में पॉजिटिव नंबर भी आ रहे हैं, नेगेटिव नंबर भी आ रहे हैं, लेकिन इसका आंसर हमेशा पॉजिटिव आ रहा है, तो इसकी रेंज क्या होगी, ऑल पॉजिटिव रियल नंबर्स, ऐसे R+। इसको इंटरवल की फॉर्म में ऐसे लिखते हैं, 0 से पॉजिटिव इन्फिनिटी शामिल नहीं होता, 0 आ सकता आंसर, 0 से लेके पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ कुछ भी आंसर है लेकिन पॉजिटिव। क्लियर, डन। अच्छा, आपने एक सवाल पूछा था कि +-2 एक्स के साथ क्यों लगाना है, 2 के साथ क्यों लगाना, तो ये चीज अब ऐड करो, सवाल खत्म हो गया है, बस वो जो चीज आपने पूछी थी वो बता रहा हूं।
एक्स स्क्वायर प्लस ग्रेटर देन इक्वल टू 4, आपने दोनों तरफ स्क्वायर रूट लिया तो प्लस माइनस 2, दो इनइक्वालिटीज अलग अलग कर लें, एक प्लस 2 के साथ अलग कर ली, और आप ऐसे ही अलग करोगे ना, दोनों केसेस में देखो पॉजिटिव एक्स है, लेकिन क्या आंसर हमारा ये है, देखो एक आंसर ठीक है, ओके, क्या ये वाला सही आया? तो इसलिए आप गलती ना करें, आप प्लस माइनस किसके साथ लगाएं, एक्स के साथ, ताकि एक्स को पॉजिटिव बनाने के चक्कर में आपकी इनइक्वालिटी सही हो जाए। ठीक है, इसी का एक और पार्ट करो, थर्ड पार्ट है, लिखो अंडर रूट, ठीक है। अगेन रेडिकल एक्सप्रेशन आ गया, तो रेडिकल एक्सप्रेशन के केस में मैंने क्या बताया कि जब भी डोमेन निकालनी है, जो भी रेडिकेंड है उसको ग्रेटर देन इक्वल टू 0 पुट कर लें और एक्स के लिए सॉल्व कर लें, 1 इस तरफ आके क्या हो जाएगा माइनस, अब ये स्क्वायर नहीं है तो ये एक्स ही है, ये डोमेन आ गई। इसको रियल लाइन पे मैं डिस्कस करने लगा, इस तरफ पॉजिटिव इन्फिनिटी होता है, इस तरफ माइनस इन्फिनिटी होता है, हमारा आंसर क्या है -1, तो -1 लिख लेते हैं। अब ये क्या कह रहा है, एक्स ग्रेटर देन -1, ये -1 है ना, तो ग्रेटर देन -1 मतलब राइट साइड पे जाओ लेफ्ट साइड पे, राइट साइड पे, ये सारी वैल्यूज यहाँ पे इक्वल भी है, अगर ये इक्वल ना होता तो मैं -1 को फिल ना करता, ये इक्वल है तो -1 भी शामिल है, तो ये इंटरवल है -1 से इन्फिनिटी, तो इसकी डोमेन क्या आ गई -1 से इन्फिनिटी, इन्फिनिटी कभी भी शामिल नहीं होगा, -1 शामिल है तो उसके साथ ये वाली ब्रैकेट, ये डोमेन आ गई। ठीक है, अब रेंज ऑफ जी ऑफ एक्स, तो मैंने भी बताया कि जब भी रेडिकल एक्सप्रेशन आएगा इसका आंसर कभी भी नेगेटिव नहीं आता। रेडिकल एक्सप्रेशन की आप रेंज माइंड में बिठा लें कि रेडिकल एक्सप्रेशन की रेंज क्या आती है, ऑल पॉजिटिव रियल नंबर्स, तो ऑल पॉजिटिव रियल नंबर, जिसे आप ऐसे भी लिख सकते हो 0 से पॉजिटिव इन्फिनिटी, सही है। फोर्थ पार्ट क्या है, हैं? ओके जी, लास्ट पार्ट क्वेश्चन नंबर 4 का। अगेन देखिए, ये है लीनियर पॉलिनोमियल, तो लीनियर पॉलिनोमियल के ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन ना हो तो उसकी डोमेन और रेंज क्या होती है, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। ठीक है, अब इसके ऊपर जो रिस्ट्रिक्शन है उस रिस्ट्रिक्शन से होगा क्या, देखें ये एब्सोल्यूट फंक्शन है, इन ब्रैकेट्स की वजह से क्या होता है कि अगर अंदर आंसर नेगेटिव आ भी रहा है तो इन ब्रैकेट्स की वजह से ये क्या आ जाएगा पॉजिटिव, मतलब इसका आंसर कभी भी नेगेटिव नहीं आ सकता। रेडिकल के केस में भी आंसर कभी भी नेगेटिव नहीं आ सकता था, तो इसकी रेंज क्या थी, सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रियल नंबर्स। इसका आंसर भी इन ब्रैकेट्स की वजह से कभी भी नेगेटिव नहीं आ सकता, तो इसकी रेंज भी क्या हो गई, सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रियल नंबर्स। शाबाश, लेकिन बस डोमेन हमने देखनी है, डोमेन ऑफ जी ऑफ एक्स, रेंज ऑफ जी ऑफ एक्स। रेंज तो आपने बता दी कि ब्रैकेट्स की वजह से इसका आंसर हमेशा पॉजिटिव ही आएगा, तो पॉजिटिव रियल नंबर्स, जिसको आप ऐसे भी लिख सकते हो और ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, अब डोमेन की बात करते हैं। डोमेन क्या आती है, वो सारी वैल्यूज जिनको पुट करने से आंसर इन्फिनिटी या इमेजिनरी आ जाए वो डोमेन में शामिल नहीं होगा। तो क्या कोई ऐसी वैल्यू है जो मैं यहाँ पे पुट करूँ तो आंसर इमेजिनरी या इन्फिनिटी आए? हाँ, इन्फिनिटी पुट करूंगा तो आंसर इन्फिनिटी आएगा, ओके, मैं इन्फिनिटी को डोमेन से निकाल देता हूँ। कुछ और पुट करूँ तो आंसर इन्फिनिटी आता है? नहीं। कुछ और पुट करूँ तो आंसर इमेजिनरी आता है? अयोटा तो रियल नंबर है ही नहीं, हम अयोटा पुट कर ही नहीं सकते, तो इसलिए इसकी डोमेन क्या होगी, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। यहाँ पर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, देखो इन्फिनिटी शामिल ही नहीं है। क्लियर हो गया? सिर्फ ये 4 टाइप्स कर लें, बाकी जो है आप क्वेश्चन 5 की तरफ चलेंगे, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, तो सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। आप कुछ भी पुट करें इसका आंसर कभी भी इमेजिनरी नहीं आएगा, सही है, आंसर इन्फिनिटी आएगा जब हम इन्फिनिटी पुट करें, तो इसलिए इन्फिनिटी डोमेन में शामिल है ही नहीं। ओके, चले।